प्रभु पटेल और इंडिया न्यूज में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत जी। गोविंद राजपूत जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विभाग नया क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश की चुनाव को लेकर आगे क्या क्या तैयारियां हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राजपूत जी आपका हमारे साथ। धन्यवाद। अब पहला सवाल तो यही है कि मध्य प्रदेश में आजकल इन दोनों एक नई हवा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस यात्रा को कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि बड़ा हुजूम, बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा को लेकर, क्या दिखता है आपको? देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है और जहाँ तक मैं राहुल जी को जानता हूँ, तो इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा की जगह है। अगर राहुल जी भारत देखो यात्रा करते तो शायद यात्रा का स्वरूप सही हो जाता, क्योंकि राहुल जी को देखने का बहुत शौक है, समझने का बहुत शौक है। हमेशा वो आज तक वो देखते वो समझते ही आ रहे हैं, भारत को देखना चाहते हैं वो। तो मैं चाहता था कि कांग्रेस के जमाने का भारत और भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के बाद का भारत में कितना अंतर आया है, यह भी राहुल जी देखते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो मैं समझता हूं अभी भी समय है, उनको अपनी यात्रा का नाम बदलकर भारत देखो यात्रा करना चाहिए। कल इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उनसे जब यही सवाल हुआ जो आप कह रहे हैं कि भारत इस पूरी यात्रा में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को बहुत पहले पीछे छुड़ाया। अब वो राहुल गांधी से अलग एक व्यक्तित्व हो रहे हैं। राहुल गांधी जी को पीछे छोड़ के आएंगे तो फिर मैं समझता हूँ कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग उनके पास आ रहे हैं, यह कांग्रेस की जो भी बची कुची संपत्ति है वो गांधी परिवार ही है। कोई भी अध्यक्ष बन जाए, आप देखिए जो अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हमारे बने हैं खड़गे जी, किसी का ध्यान उस तरफ जा रहा है क्या? कांग्रेस जो इतनी साल पुरानी पार्टी है, उसका अध्यक्ष किसी प्रदेश में जाता है तो हलचल होना चाहिए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। कहां से आए कहां जाएंगे पता नहीं लगा। राहुल गांधी जी की भीड़ भाड़ में बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खो गए। तो जो भी कुछ है कांग्रेस का सपना या कांग्रेस का जो भी बचा खुचा है, वो सब गांधी परिवार ही और राहुल जी हैं। इसलिए उन्हें ये शब्द नहीं कहना चाहिए कि मैं राहुल जी को पीछे छोड़ाया हूं। खड़गे जी ने गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण संज्ञा दी है। कांग्रेस के कई नेता लगातार इस तरीके के हमले कर रहे हैं, तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है आरोप कि वो कांग्रेस, मैं समझता हूँ कुछ दिन से बौखला गई, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। उससे कांग्रेस के नेता ये नहीं जानते कि उससे उल्टा उनको ही नुकसान होता है। मैं स्वयं 5 दिन की मेरी जिम्मेदारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के यहाँ से लगाई गई थी गुजरात चुनाव। मैं गुजरात चुनाव में होकर आया हूँ। कांग्रेस का नामो निशान तो कहीं है ही नहीं वहाँ। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। आप जाइए, मैं कई गांव में गया तो मैंने विधायक जो प्रत्याशी से पूछा, भाई अभी गांव कहाँ है? तो उसने कहा यही तो गांव है। उस गांव में रेस्टोरेंट है, उस गांव में होटल्स हैं, उस गांव में सड़कें हैं, उस गांव में पानी है। हमको कल्पना थी गांव कहीं झुग्गी झोपड़ी होगी, टूटा फूटा घर पड़ा होगा, गाय रोड पर घूम रही होगी, गोबर पड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। तो गांव भी इतने डेवलप हैं। तो इसलिए ये जो कहते हैं कांग्रेस के लोग, उनको अपने एक बार मैं समझता हूं गुजरात का दौरा कराया जाए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहूंगा कि चुनाव बाद कोई गाड़ियों की व्यवस्था करें, एक ट्रेन की व्यवस्था करें और कांग्रेसियों को गुजरात जरूर घुमा दें, ताकि वो देखें डेवलपमेंट क्या होता है। इसलिए उनका मुंह बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। परिवहन विभाग तो आपके पास है, आप लग्जरी बसों की व्यवस्था करा दीजिए उनको। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि गुजरात क्या जहां भी जाना चाहे वो देखें, और उसके पहले हमारा मध्य प्रदेश देखें। जो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी की सरकार में 17-18 साल से जो विकास हुए हैं वो लोगों को दिख रहे हैं।
गुजरात में केजरीवाल का क्या प्रभाव दिखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि हम कहें नगरीय निकाय चुनाव में कुछ जगह उनकी पार्टी को सफलता मिली है यहाँ। केजरीवाल जी का वहाँ कुछ नहीं है, बहुत ही कम, शायद ही 1-2 सीट ला पाए तो ला पाएंगे। मैं समझता हूँ केजरीवाल का कुछ नहीं हुआ वहाँ, न केजरीवाल जी है न कांग्रेस है। मैंने कहा वहाँ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का विकास है, मोदी जी, अमित शाह जी। चलिए हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। परिवहन विभाग में कुछ बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं। एक पैनिक बटन महिलाओं के लिए आप लेके आए, महिलाओं के लिए ड्राइविंग के आपने स्कूल खोले, और नया क्या है इस विभाग में? परिवहन और राजस्व 2 महकमे मेरे पास है, और दोनों में भी हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं। खास करके राजस्व में बड़ा महकमा है, इसमें बहुत अधिक नवाचार हमने किए हैं। परिवहन में भी हम जो बन रहा है धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं। कुछ अभी हमारे पाइपलाइन में है जो आपको 1-2 महीने देखने मिल जाएंगे। राजस्व में नया क्या हो रहा है? राजस्व में देखिए, राजस्व में तो बहुत सारे नवाचार किए हैं, हम बताएंगे तो हमें 1 घंटा लग जाएगा। आप देखिए, स्वामित्व योजना चल रही है हमारी। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, और वो स्वामित्व योजना राजस्व विभाग पूरा उसको कार्य रूप परिणत कर रही है। अब आप देखिए, अभी तक 50,000 गांव को हम ले चुके हैं। 2023 तक का हमारा इसको करने का पूर्ण है। स्वामित्व योजना में जो मकान गांव में अभी लोगों के हैं, उसमें उसका स्वामित्व नहीं है, भू अधिकार नहीं है, उसमें मालिकाना हक नहीं है। स्वामित्व के बाद में हम उसको एक प्रमाण पत्र देंगे, और उसका घर अपना खुद का घर हो जाएगा। उसमें वो लोन ले सकेगा, उसमें वो कोई भी काम कर सकता है। आने वाली पीढ़ी को बताया कि ये मकान खुद का है। तो ये हमारा काम चल रहा है। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा, वैल्यूएशन हो जाएगा। अभी तक तो हम बड़े बड़े मकान देखते हैं गांव में, तो उनपे हमारे मकान भी गांव में पैतृक मकान बने हैं बड़े बड़े, तो उनपे हम 2 पैसे का लोन नहीं ले पाते। उस संपत्ति को कहीं हम रह नहीं रख पाते, उस संपत्ति को उपयोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिकती नहीं है, वो तो ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए बहुत बड़ा काम हमने किया है। अभी गांव में, शहरों में हम लाए हैं मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना। ये भी बहुत बड़ा कदम है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का सोच जो है कि नगरीय क्षेत्र में नजूल भूमि जो 31 दिसंबर 2014 या इसके पूर्व से जो काबिज लोग हैं, उनको 30 वर्ष के लिए स्थायी पट्टा मिलेगा। मुख्यमंत्री का सोच है कि कोई भी गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसका खुद का घर ना हो। इसमें भी हमारी विभाग बहुत तेजी से लगा हुआ है, और अभी तक करीब 1,74,000 लोगों के आवेदन आए हैं, जिसमें हमने 76,000 लोगों के आवेदनों का निराकरण किया भी है। तो ये हमारा बहुत ही चल रहा है। एक कोर्स पद्धति हम लाए हैं, कोर्स CORS। इसमें आप देखते हैं कि बहुत, आपने भी देखा होगा कि सीमांकन का एक विवाद होता है। अब सीमांकन बरसात में नहीं हो पाता, किसी का सीमांकन पानी गिर जाता तो सीमांकन नहीं हो पाता, फसल बो देते हैं तब सीमांकन नहीं हो पाता। और सीमांकन जो होता है वो नेट टू नेट में अंतर हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से सीमांकन होता है जंजीर से। जंजीर के बाद थोड़ा हमने सुधारा तो हम टोटल मशीन लाए, पर टोटल मशीन से भी इक्वल बिल्कुल होगा, सेंटीमीटर तक का हम करेंगे। सैटेलाइट का जमाना उसमें वो होगा सैटेलाइट से। अच्छा, सैटेलाइट से ही होगा। हमने इसमें कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए हुए हैं के जरिए। हाँ, पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि इस जो कोर्स पद्धति है, इस पद्धति से आधुनिक पद्धति सीमांकन कोई हो नहीं सकती। ये हमने शुरू कर दिया। अभी तक करीब हमने 90 कोर्स के स्टेशन लगा दिए। तो ये कह सकते हैं कि ये सीमांकन होने के बाद सीमांकन संबंधी जमीन के झगड़े थे लोगों के, वो खत्म इसलिए आएंगे कि नेट टू नेट होगा। और अभी तक लंबी लाइन रहती है, आप सीमांकन लगाओ को 4 महीने बाद हो। हमारे पास फोन आते हैं, RI को घूमते हैं, तहसीलदार घूमते हैं, कलेक्टर घूमते हैं। अब इसमें क्या है कि 12 महीने होंगे। एक कोर्स पद्धति के बाद में सीमांकन बरसात का और फसल बोने की चिंता नहीं है, 12 महीने इसमें सीमांकन होंगे। तो ये नई पद्धति है। इसमें अभी तक हम 90
स्टेशन लगा चुके हैं, वो तेजी से हमारा काम इसमें चल रहा है। एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती आपके विभाग में कि लोगों को घर बैठे खसरे की नकल मिल जाए, B1 मिल जाए उसको घर बैठे, कोई साइबर तहसील जैसा कोई कॉन्सेप्ट? देखिए, साइबर तहसील की बात आपने जो कही, साइबर तहसील हमने पूरे देश में पहली बार मध्य प्रदेश में खोली है। पूरे देश में मध्य प्रदेश अव्वल है जहां हमने साइबर तहसील खोली। हमने पहले 3 खोली, 3 के बाद हम 3 और ले रहे हैं पायलट में, और विद इन 6 मंथ में हम पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ साइबर तहसील शुरू करेंगे। इसमें जो भी अविवादित नामांतरण हैं वो अपने आप हो जाएंगे। अभी लोग क्या करते हैं, मान लो तहसील में खड़ा है, रहने वाला मालूम पड़े दिल्ली भाग यहाँ रहा, रहने वाला बालाघाट का भाग यहाँ, अब कहीं नहीं आना, उसको आने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आप देखिए डायवर्सन का आपने कभी कराया होगा, कितने परेशान होते थे पहले, हमको सब जगह की NOC लाओ, फिर SDO के जाओ, चक्कर लगाओ, महीनों लगते थे। मैं डायवर्सन हो जाना मतलब लोग सोचते बड़ा बड़ा काम हो गया। अब हमने डायवर्सन फ्री कर दिए, अब घर बैठ के डायवर्सन करवाओ, ऑनलाइन डायवर्सन करो। ऐसे बहुत सारे हमने कोर्स अपने रेवेन्यू विभाग में नवाचार किए, और लगातार नवाचार हमारे चल रहे हैं। परिवहन की बात आप करें तो परिवहन में जो आपने पैनिक बटन की बात करी, पैनिक बटन पूरी तरीके से तैयार है। अभी हमारी जो डिवाइस लग रही हैं, हमने अभी शुरुआत की है। हम उसको आप कहें तो एक प्रकार से कमांड कंट्रोल सेंटर बनने के बाद में हम थोड़ा उसको चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग पूरी हो जाए हमारी। बस हम इसी महीने या अगले महीने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन कराने वाले हैं, बड़े पैमाने पर करेंगे, आपको बुलाएंगे। पैनिक बटन पे शुरुआत तो लोगों को लगा कि क्या हो रहा है, अब देखिए कई बस वाले यहाँ पास आके पैनिक बटन एक लगा दीजिए। मैंने कहा भैया कोई महिला को परेशानी होती है तो पीछे से आगे आई क्या, वो तो सब सीट के पैनिक बटन लगेंगे। कमांड कंट्रोल सेंटर अभी अस्थायी बन रहा है, क्योंकि ये बनाएगा BSNL, वो BSNL बड़ा बनाएगा। हमने अस्थायी शुरू कर दिया है। इसके बाद में कभी भगवान ना चाहे घटना घटती है तो कोई भी बच्ची, स्कूल की बच्ची हो, छात्रा हो, आम महिला हो, पैनिक बटन दबा देगी तो संकेत हमारे यहाँ 100 डायल में जाएगा और हमारी पुलिस की गाड़ी विद इन 3 मिनट उस स्थान पहुंच जाएगी। आप बिलीव नहीं करो, पैनिक बटन की हमने शुरुआत की, हमें कई स्कूल की गार्जियन के फोन आए कि भैया ये अच्छा काम शुरू कर रहे हो, स्कूल बसों में हम पहले लगवाएंगे, इसके बाद में सब जगह लगवाएंगे। अब पिछले दिनों एक भोपाल में घटना हुई थी, आपको याद होगा कि स्कूल बच्ची से बस में छेड़छाड़ हुई थी। कुछ ऐसी घटनाएं जो होती हैं, जो महिलाएं जो अकेले सफर करती हैं बसों में, तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय आपका विभाग सोच रहा है? बिल्कुल ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से चिंतित है, और इसी को लेकर हमने जो परिवहन विभाग से बना, बहुत दिन से हमारी लंबित थी पैनिक बटन की योजना, हम बहुत दिन से उस पर काम भी कर रहे थे, हमने काम पूरा कर लिया है। अभी टेस्टिंग के रूप में हमने लगाना शुरू कर दिए हैं। अगले महीने इसकी विधिवत रूप से हम उद्घाटन करेंगे कमांड कंट्रोल सेंटर का। कमांड कंट्रोल सेंटर अभी अस्थायी बन रहा है, क्योंकि BSNL विभाग को बनाना है, इसे बड़ा बनना है, लेकिन हमने अस्थायी बना के तैयार कर लिया है। इसमें चलने वाली सभी सरकारी, निजी सभी बसों, देखिए निजी नहीं, इसमें ओला ओवर टैक्सियां, स्कूल बसें, ये सब ली जाएंगी। जहां पर अक्सर वारदात होती है, टैक्सियों में होती है, ओला ओवर में होती है, स्कूल बस में होती है, बसों में होती है, ये सब ले रहे हैं हम। प्राइवेट निजी वाहन नहीं रहेंगे, प्राइवेट निजी वाहन को छोड़े किया है, लेकिन ये बहुत ही कारगर साबित होगी। मुझे खुद कई स्कूल के बच्चियों के माता पिताओं का फोन आया कि भैया अच्छा काम शुरू करने वाले हैं और ये स्कीम चालू होगी। इसमें आप देखिए कंट्रोल पैनिक बटन दबने के बाद कंट्रोल कमांड सेंटर में विद इन 3 मिनट में हम मूवमेंट पे आ जाएंगे, हमारी गाड़ी वहां पहुंच जाएगी। 3 मिनट में रिस्पॉन्स, 3 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे खबर आ जाए और विद इन 2-3 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी यहाँ से मूव कर जाए 100 डायल से, जहां घटना घटी है वहां पहुंच जाएगी, लोकेशन अपने आप उसको मिल जाएगी।
ये अच्छा प्रयास है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दूसरा, अभी बहुत दिन से ग्रामीण परिवहन नीति, जी क्योंकि हमारी जब से रोड ट्रांसपोर्ट बस बंद हुई हैं, तब से गांव में बसों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अक्सर आप देखते हैं कि लोग जीप में ओवरलोडिंग करके आ रहे हैं, ऑटो में आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली भर के चले आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि कुछ नई योजना बनाओ, तो हमने ग्रामीण परिवहन नीति लागू की है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसके लिए हमने विदिशा शुरू किया है। हम सफल हुए हैं, कुछ कमियां रही उसको हम सुधार कर रहे हैं, वहाँ भी मीटिंग हमने ली है। इसके बाद में हम उसको, हमारा प्लान है कि इसके लिए हम बाद में आदिवासी एरिया में करें, ट्राइबल एरिया में करें, और उसके बाद पूरे एमपी में करेंगे। ग्रामीण परिवहन नीति यदि पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाए तो इससे कितना नया रोजगार सृजित होगा, जो एक आप लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त राज्य बनाने देखिए, का? रोजगार तो मिलेगा। हमने तो कहा है पहले आओ गाड़ी लो, लड़कों से जो बेरोजगारों से कहा है हमने, गाड़ी फाइनेंस करा लो, छोटी गाड़ी फाइनेंस करा लो, चलाओ अपने, हम परमिट देने तैयार हैं। इसके लिए भी लोन मिलेगा आपके से? लोन भी दिला देंगे, गाड़ी का परमिट भी दिला देंगे, प्राथमिकता भी दिला देंगे। लोग आए ना और ले, शुरुआत करें। एक समस्या आम जनता की जो सबसे बड़ी आती है वो जो आरटीओ ऑफिस की आती है कि बहुत सारा लर्निंग लाइसेंस बनाना है तो आरटीओ ऑफिस जाओ, टेस्ट दो, परेशानी होती है। इसको लेकर कोई नहीं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको शायद अभी इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डीपली जाइए। बहुत सारी सेवाएं हमने ऑनलाइन कर दी। आरटीओ विभाग जाने की आवश्यकता बहुत कम रह गई है। अब हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन करने वाले हैं। हम वाहन व्यवस्था में चले गए। आप देखना, कुछ दिन बाद हम ऐसी स्थिति कर देंगे, किसी व्यक्ति के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। घर बैठे सारी व्यवस्थाएं होंगी। आप एमपी ऑनलाइन पर जाओ और अपना ऑनलाइन करके अपना लाइसेंस बनवा लो। गाड़ी ट्रांसफर, नामांतरण, ये सारी चीजें सब कुछ अभी हमने शुरुआत की है। बहुत सारी सेवाएं हम ऑनलाइन कर दी हमने। बहुत सारी, थोड़ा समय लग रहा है, बैठकें हमारी चल रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि 1 साल के अंदर हम सारी व्यवस्था को ऐसी कर देंगे कि ऑनलाइन हो जाएगी। आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता लोगों को रह ही नहीं जाएगी। जो कंडम गाड़ियां होती हैं, कबाड़ वाहन, इनके लिए जो स्क्रैप पॉलिसी आई है उसको लेकर मध्य प्रदेश में कुछ? स्क्रैप पॉलिसी के ठेके हुए हैं। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ रही हैं, छोटे लोग तो कर नहीं पाएंगे। अभी 2 जगह एक, मुझे पता नहीं, कहीं 2 जगह की शायद टेंडर किसी बड़ी कंपनी को मिले हैं। स्क्रैप पॉलिसी भी हम चाहते हैं कि 10 साल की कंडम गाड़ी जो सरकारी हैं, 15 साल की, वो स्क्रैप पॉलिसी में आएंगी। और अच्छा प्रयास है। इसके साथ ही जो स्क्रैप जो निकलेगा, इसके अलावा एक नई चीज और आ रही है जो आपके जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बार बार ईवी पर फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चले हैं। इसको लेकर यदि हम दिल्ली की तुलना करते हैं तो दिल्ली में ज्यादा सब्सिडी मिलती है। मध्य प्रदेश में कुछ इसको ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति हम सब गंभीर हैं। हमने हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों से कहा है, कंपनियों से, कि आप लोग आए मध्य प्रदेश में निवेश करें और हम सारी फैसिलिटी आपको देंगे। इस पर हमारी 1-2 कार्यशालाएं राष्ट्रीय हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के साथ हुई हैं। उसमें भी एक गोवा में बहुत बड़ी कार्यशाला हुई थी, पूरे इंडिया के लोग उसमें आए थे और सबने कुछ कमी बताई कि इलेक्ट्रिक वाहन में क्या है कि बैटरी की प्रॉब्लम है अभी, कि बैटरी उतनी हैवी नहीं हो और लंबे समय चलने वाली हो। कई चीज़ें आई थी जिन पर सुधार चल रहा है। और मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के बाहर का कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना चाहता है तो हम उसको फैसिलिटी देंगे। और मध्य प्रदेश में सरकार गंभीर है, हमें टैक्स में छूट भी दी है इसमें, और जल्दी से जल्दी हम इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ रहे हैं। एक चीज और देखी जाती है, जो सार्वजनिक परिवहन की जो बसें चल रही हैं, फिटनेस का एक बड़ा रोना है उसमें कि कई बार फिटनेस अच्छी नहीं होती। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पता चलता है कि बस की तो 10 साल से फिटनेस ही नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम फिटनेस सेंटर भी खोलने वाले हैं और ये फिटनेस सेंटर भी ऐसे होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, गाड़ी जाएगी उसमें, और अगर कोई गाड़ी कमियां हैं तो फिटनेस आपकी होगी ही नहीं। इस पर कई लोग विरोध भी चल रहा है, लेकिन जल्दी हम मध्य प्रदेश में फिटनेस सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो गाड़ी ओके होने के बाद ही बाहर निकलेगी। अगर अनफिट होगी तो फिटनेस परमिट आपको मिलेगा ही नहीं। जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर आपका विभाग क्या प्लान है, क्या कोई नई स्कीम्स आप लोग वहाँ पर देने वाले हैं? दूसरा, चूंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आपके पास है तो नए उद्योग के लिए जमीन चाहिए, तो क्या जमीन, कितना लैंड बैंक जमीन तो हम लोगों ने हमारी तरफ से, अभी हम लोगों ने एयरपोर्ट को बहुत जगह दी है।
जी। जो हमारा ग्रीन एयरपोर्ट प्रस्तावित है इंदौर में, उसको हम जगह दी है हमने। अभी रीवा में एयरपोर्ट खुलने वाला, उसको हमने जगह दी है। अभी ग्वालियर में हमने जगह दी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एयर कनेक्टिविटी के बाद ही विदेशी आता है। जी। और जो हमारी मीट हो रही है उसमें बहुत से लोग इस समय पूरे विश्व से आने वाले अप्रवासी भारतीय जो कार्यक्रम सम्मेलन हमारा इंदौर में जी, हो रहा प्रवासी है, भारतीय सम्मेलन हो रहा माननीय है। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बन रहा है, उसमें आने का माननीय राष्ट्रपति महोदया भी आएंगे। तो और हम लोगों ने इन्वेस्टर से कहा कि जहाँ आओ, हमारे मुख्यमंत्री जी उदार दिल के हैं, आइए और आप जगह लो, लेकिन जगह का उपयोग करो। पिछली बार भी क्या किया, लोगों ने जगह ली और पड़ी रही, तो हमने फिक्स कर दिया कि जगह लो और एक सीमा कर दी कि इस सीमा में नहीं करोगे तो जगह वापस ले लेंगे आप। अच्छा, तो मतलब निर्माण उनको फैक्ट्री यदि शुरू कर रहे हैं तो काम शुरू करना कमर्शियल पड़ेगा, जमीन वापस ले लेंगे। जो वो उसका उपयोग हो, वो यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, वो फैक्ट्री खोलना चाहे, वो जो उद्योग खोलना चाहे खोले, हम उसको जगह देंगे। अंतिम सवाल, चूंकि आप बुंदेलखंड से हैं, सागर को प्रतिनिधित्व करते हैं, सागर को लेकर क्या खाका है आपके दिमाग में? अभी सागर गौरव दिवस अभी हाल ही में आप लोग मना कर आए। देखिए, सागर बहुत बदल गया है, बुंदेलखंड ही बहुत बदल रहा है। एक समय कहा जाता था सागर एक कस्बा है। अभी 20 साल पहले आप सागर जाइए, सागर में सुंदर रोडें हैं, सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सागर में मेडिकल कॉलेज है, सागर का तालाब को सकोड़ दिए हैं, सागर का तालाब निखर रहा है। सागर में बहुत सारे काम, आप एक साल बाद सागर जाएंगे तो आपको सागर बहुत बदला हुआ नजर आएगा। और केवल सागर ही नहीं, सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, छतरपुर, सभी जगह काम लगे हुए और बदलाव की लहर अब बुंदेलखंड में भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में विकास की जो रफ्तार है उसमें परिवहन विभाग और राजस्व विभाग भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के साथ सहभागी है। कई नए प्रयोग हो रहे हैं, आम जनता को सहूलियतें देने की कोशिश की जा रही है और साइबर तहसील जैसी नई चीज़ें मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही हैं। पैनिक बटन महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लागू किया जा रहा है। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।